नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मनासा पुलिस को मिली सफलता, 3 नकबजन गिरफ्तार, चोरी गया लहसुन, असगंद व किराने का सामान किया जब्त। पीजी कॉलेज में दाखिले की प्रक्रिया जारी, ऑनलाइन आवेदन पंजीयन की प्रक्रिया की जा रही है। 1 सितंबर से लागू होगी नई शिक्षा नीति, हर सप्ताह ऐप से होगी 9वीं से 12वीं तक की परीक्षा। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर झूठी कार्रवाई के विरोध में विहिप ने दिया ज्ञापन, आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। घंटों की मशक्कत के बाद रियान ने जीती जिंदगी की जंग। 8 घंटे की जिंदगी और मौत की जंग में आखिरकार देवास के रियान ने जंग जीत ही ली, पर 2 जिंदगियों को तमाम कोशिशों के बाद भी बचाया नहीं जा सका। देखिए कैसे बचा रियान। खौफनाक जिंदगी को पल पल जीकर, हर पल मौत से जंग लड़कर जैसे 8 घंटे बाद रियान इस खौफनाक गहरे मलबे से बाहर निकला तो सभी के चेहरे खुशी से खिल गए और लोगों ने जोरदार तालियां बजाकर इस जांबाज लड़के का स्वागत किया। दरअसल देवास के लाल गेट के पास 2 मंजिला इमारत धराशायी होने के बाद मलबे में 12 लोग दब गए, जिसमें से रेस्क्यू की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद 9 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया, पर 3 जिंदगियां इस मलबे में और दबी हुई थी। पर रेस्क्यू टीम की लगातार कोशिशों के बाद भी वह इन जिंदगियों तक नहीं पहुंच पा रही थी। रास्ता कठिन था, पर प्रशासन ने हिम्मत नहीं हारी। तमाम मशीनरी लगाने के बावजूद भी मलबे को नहीं हटाया जा सकता था। इसके बाद प्रशासन ने भोपाल से NDRF और SDRF की टीम को घटनास्थल पर बुलाया। उसके बाद शुरू हुआ तेज गति से इन 3 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद। दरअसल सबसे बड़ी रेस्क्यू में बाधा बन रही थी ये RCC की लंबी छत। इसके कारण मलबा नहीं हट रहा था, पर रेस्क्यू की टीम ने भी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि 3 जिंदगी नीचे मलबे में हर पल मौत जिंदगी से लड़ रही थी। वह भी हिम्मत नहीं हारी, वे भी हर पल जिंदगी से जंग लड़ रही थी। बस यही हौसला प्रशासन को मिल रहा था, क्योंकि लगातार 23 वर्षीय सिमरन मोबाइल के द्वारा प्रशासन से बात कर रही थी। प्रशासन को उम्मीद थी जल्द ही ऑपरेशन कर हम 3 जिंदगियों को बचाने में सफल हो पाएंगे। एक समय ऐसा आया जब सिमरन का प्रशासन से संपर्क टूट गया। इधर प्रशासन ने रेस्क्यू को तेज गति से शुरू कर दिया। NDRF की टीम और SDRF की टीम ने इस लंबी पड़ी छत को काटना शुरू कर दिया। अब दुआओं प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया। पूरा देवास और आसपास का क्षेत्र ईश्वर और अल्लाह से सिर्फ दुआ कर रहा था कि ये 3 जिंदगी बच जाए। आखिरकार रेस्क्यू टीम ने मलबा हटाकर उन 3 जिंदगियों तक पहुंचा, पर 2 जिंदगियों ने दम तोड़ दिया था। पर 15 वर्षीय रियान ने हिम्मत नहीं हारी थी। वह लगातार 8 घंटे तक हौसले के साथ इस खौफनाक मलबे में दबकर भी हर पल जिंदगी और मौत से लड़ता रहा। और आखिरकार अल्लाह और ईश्वर ने लोगों की दुआ कबूल की और रियान को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। प्रशासन ने इस घटना के बाद अब सबक लेना शुरू कर दिया है। नगर निगम कमिश्नर के अनुसार शहर की तमाम उन बिल्डिंग को चिन्हित किया जाएगा जो जर्जर हालत में हैं। आज ये 4:30 बजे की घटना थी और शुरू में 8 लोग रेस्क्यू करके उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया था, लेकिन 3 लोग ऐसे फंस गए थे। हमारी NDRF की टीम और SDRF की टीम और नगर निगम की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम पूरी शिद्दत के साथ लगे रहे और बड़ी खुशी की बात है कि एक लड़का बिल्कुल स्वस्थ निकला। और दुख की बात यह है कि 2 लोगों को हम लोग नहीं बचा पाए, उनकी डेथ हो गई। मैं उनकी आत्मा को स्वर्ग में शांति प्रदान करें, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनके परिजनों को सांत्वना प्रदान करें। मृतक में कौन है? बच्चा है, महिला कौन है? 2 हैं, एक छोटा 2 साल का बच्चा है और एक लड़की है। बाकी एक लड़का ठीक है, वो अभी हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। NDRF की टीम ने बढ़िया किया काम किया, SDRF की टीम ने बहुत अच्छा काम किया, नगर निगम की टीम ने बहुत अच्छा काम किया, पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया। सभी साधुवाद के पास रहे। नहीं, उनको भी समय से सूचना हो गई थी और वो भी यहाँ 2-2.5 घंटे में यहाँ पर आ गई थी और अपना काम स्टार्ट कर दी। और दोपहर में भी आपकी टीम पहुंची थी, किस तरह की सफलता मिली और क्या कहेंगे आप? देखिए, ये
पूरे सभी लोग थे, न सिर्फ नगर निगम था, पुलिस भी थी और प्रशासन के भी लोग थे। इनफैक्ट आप लोग भी थे, आप में से भी कई लोगों ने बहुत मदद करी है। भगवान की कृपा है कि हम लोग इनको निकाल पाए हैं और एक बच्चा तो बहुत ही सकुशल निकला है। बाकी के इलाज के लिए हम लोगों ने हॉस्पिटल में भेजा है, देखते हैं वहाँ क्या स्थिति बनती है। और देखिए, जो अभी प्रारंभिक रूप से, चूंकि हमने भी जो देखा है, तो मैंने भी टूटा हुआ मकान ही देखा है, उसके पहले तो नहीं देखा था, बिकॉज ये बैक साइड में मकान पड़ रहा है, आप लोग जान रहे हैं। लेकिन फिर भी जो पता है 2 मंजिला मकान था और निश्चित रूप से इसका जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत कम थी, इसके कारण ही ये गया है। कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग फॉल्ट इसको बनाने में इन लोगों ने करा होगा और पिछले 2-3 दिनों पहले जो बारिश हुई है उसका भी इसमें कुछ ना कुछ रोल प्ले हो सकता है। सर, पूरे रेस्क्यू सर, ये पूरे देवास में ऐसे जर्जर मकानों को चिन्हित किया गया है क्या? और देखिए, ये जर्जर मकान नहीं था, क्योंकि ये 5-6 साल पहले ही बना है। मेरी जो मकान मालिक है उनसे मेरी बात हुई थी जब मैं आया था। सबसे पहले मैंने उनसे यही पूछा था कि आपने कब मकान बनाया था, तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि सर 5-6 साल पहले हम लोगों ने बनाया है। तो ये हमारे उन मकानों में तो बिल्कुल भी नहीं था जिनको हम लोग जर्जर मानते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा जो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, छत पड़ी हुई है, मलबा जो पड़ा हुआ है, बिल्कुल नए मकान का लग रहा है। अब ये कैसे गिरा है, ये एक हम लोगों के लिए भी जांच का विषय है। सर, पूरे रेस्क्यू में कितना समय लगा? शाम को 5 बजे से हम लोगों ने शुरू करा था और सभी लोग आ गए थे, तो अभी हम लोग रात को 2 बज गई है, हम लोग खड़े हैं। नहीं, आज हमारे देवास शहर के लिए एक बड़ा हादसा था, जिसमें हमारे एक देवास के परिवार के 17 लोग, 14 से 17 लोग, इसमें 3 बच्चे भी थे, वो इसमें प्रभावित हुए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिला प्रशासन की टीम को और पुलिस प्रशासन को और हमारी नगर निगम टीम। इसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो फैल रहती है, पीछे रहती है, लेकिन मैं आपको बताऊँ सबसे असली मेहनत उनकी है। और उसके बाद हमारा जिला प्रशासन और सब ने, और माननीय हमारे विधायक गायत्री जी पंवार जी ने, और सब ने प्रयास करा कि प्रदेश से हमारी एनडीआरएफ की जो टीम होती है, नेशनल डिजास्टर टीम जो होती है, उनको बुलवाया, जो भारत सरकार की एक एजेंसी है। जो आप देखते हैं कि पूरे प्रदेश में अगर पहाड़ भी धस जाए तो उससे लोगों को बचाने का काम करती है ये एनडीआरएफ। और वो आई और उन्होंने भी अच्छा प्रयास करा। मैं सबको धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद आप ज्ञापित करूँगा। और वो 2 बच्चे जरूर हम थोड़ा सा उनको सब लोग देख नहीं पाए, ये हमारे मन में तकलीफ है, पीड़ा है, लेकिन एक बच्चे को जो हाथ खड़ा करके हम सबके बीच आया, ये ईश्वर की कृपा है, ये अल्लाह की कृपा है, ये ईश्वर की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो इन सबकी दुआ, जितने लोग थे ना सब दुआ मांग रहे थे, मैंने देखा, मैं और अंसार भाई हम सब खड़े रहे। और ठीक बहुत क्या बताऊँ मैं आपको, मैं कोने तक हाजिर हूँ ईश्वर का, अल्लाह का, कि उन्होंने आशीर्वाद दिया और बच्चे को सेफ निकाला। और वो दोनों बच्चे जो हैं वो भी स्वस्थ होंगे, इस कामना। धन्यवाद। देवास से यज्ञेश चौधरी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस गणेश व एसडीओपी महोदय मनासा संजय मुले के निर्देशन में निरीक्षक केएल दांगी के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के ग्राम उंचेड़ में पिछले दिनों हुई नकबजनी व गुमटी चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पिछले दिनों ग्राम उंचेड़ में नकबजनी तथा गुमटी चोरी की वारदातें हुई थी। छानबीन में मुखबिर तंत्र की सक्रियता के बाद पुलिस ने कन्हैया लाल बावरी उम्र 21 साल, सोनू बावरी उम्र 22 साल निवासी हरमाला थाना मल्हारगढ़ जिला मंदसौर और पवन बावरी उम्र 18 साल निवासी आमली भाट थाना जावद को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से प्रकरण में चोरी गए लहसुन, अजगंद, इलेक्ट्रॉनिक तोल काटा, बीड़ी, सिगरेट के पैकेट, किराना के सामान आदि कीमती करीबन 1 लाख रुपए जब्त किया गया। मामले में पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, आगे और भी खुलासे हो सकते हैं। 2 वारदातें हुई थी, एक गुमटी में चोरी हुई थी और दूसरी एक किसान के घर में सेल लगाकर चोरी हुई थी, जिसमें लहसुन, अजगंद आदि चोरी गया था। करीब 1 लाख कीमती सामान चोरी गया था। उनको आज हमने गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी कान्हा, सोनू और एक और आरोपी पवन, तीनों को जो बावरी है मंदसौर के रहने वाले हैं, इनको हमने गिरफ्तार करके इनमें चोरी गया मशरू का अजगंद, लहसुन और किराने का सामान, पाउच वगैरह जो कीमती करीब 1 लाख रुपए का है, इन तीनों से जब्त करके प्रकरण में जब्ती की गई है। तीनों ही आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से पुलिस रिमांड लेकर के हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं। तीनों आरोपियों से और भी वारदातों में
पूछताछ की जा रही है और सफलता मिलने की उम्मीद है। इन दिनों पीजी कॉलेज में दाखिला जारी है। स्वामी विवेकानंद पीजी कॉलेज नीमच द्वारा सत्र 2020-21 की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए तारीख आगे बढ़ा दी गई है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष हेतु संशोधित समय सारणी जारी की गई है। नई समय सारणी अनुसार 5 अगस्त से 24 अगस्त तक स्नातक प्रथम वर्ष में ऑनलाइन पंजीयन एवं महाविद्यालय के पाठ्यक्रम समूह का चयन करना होगा, तो वहीं स्नातकोत्तर के लिए 13 अगस्त से 31 अगस्त तक की तारीख निर्धारित की गई। स्नातक के लिए आवंटित महाविद्यालय में ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने के लिए 3 सितंबर से 8 सितंबर तक, स्नातकोत्तर में 10 सितंबर से 15 सितंबर तक तारीख तय की गई। स्नातक प्रथम वर्ष में ऑनलाइन प्रवेश आवंटन प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय संस्थान द्वारा प्रवेशन विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के लिए 5 अगस्त से 8 सितंबर तक का समय निर्धारित किया गया है, तो वहीं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के लिए 13 अगस्त से 15 अगस्त तक का समय निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही 10 सितंबर से स्नातक और 17 सितंबर से स्नातकोत्तर के लिए CLC प्रथम चरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के निर्देशानुसार महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। इस प्रक्रिया का जो प्रथम चरण है वो विद्यार्थियों को पंजीयन कराना है और पंजीयन के बाद उनका सत्यापन होना है। प्रथम वर्ष में जो पंजीयन की तारीख थी वो 5 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक थी। जिन बच्चों ने 5 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में पंजीयन कराया है और उनका ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन हो चुका है, उन्हें वेरिफिकेशन के लिए महाविद्यालय में नहीं आना है। परंतु ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने MP ऑनलाइन पर जाकर पंजीयन कराया है और उनका नॉट वेरीफाई आ रहा है, उनका वेरिफिकेशन 27 अगस्त तक। स्कूल शिक्षा विभाग ने नई शिक्षा नीति तैयार कर ली है। जिले में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के 118 शासकीय और 80 प्राइवेट स्कूलों में ये नीति लागू होने जा रही है। अब इस नई शिक्षा नीति में बच्चे की ऑनलाइन परीक्षा होगी। छात्र छात्राओं को मोबाइल फोन या कंप्यूटर के साथ इंटरनेट जरूरी होगा। पढ़ाई के लिए छात्रों को माध्यमिक शिक्षा मंडल ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसके माध्यम से हर सप्ताह परीक्षा देना होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा परीक्षा लेने के लिए ऐप पर हर सप्ताह पेपर अपलोड किए जाएंगे। छात्र छात्राएं पेपर डाउनलोड करने के बाद सवालों के जवाब A4 साइज के कागज पर लिखकर उत्तर पुस्तिका को स्कूल में सबमिट करेंगे। कुल मिलाकर अब वार्षिक परीक्षा प्रणाली नहीं होगी, उसके स्थान पर बोर्ड साल में एक बार लिखित असेसमेंट परीक्षा लेगा। ये बदलाव नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर किए जा रहे हैं। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी KL बामनिया का कहना है कि एक यूनिट का कोर्स पूरा कराने के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया है। यदि छात्र प्रत्येक सप्ताह की परीक्षा देने से चूक जाता है तो उसे अगले सप्ताह उसी विषय के 2 पेपर की परीक्षा देना होगी। इसके लिए छात्र को 15 दिन का कोर्स पढ़कर परीक्षा देने के लिए खुद को तैयार करना होगा। इसमें कैसे क्या रहेगा इस बार? नई शिक्षा नीति 2020 पर आंतरिक मूल्यांकन और विशेषकर असेसमेंट पर केंद्रित है, क्योंकि इसमें 70% असाइनमेंट रहेगा और 30% की वार्षिक परीक्षा होगी। इस पर आधारित है नई शिक्षा नीति। पूर्णतः प्रयोगों के बाद निकाली हुई, जो हमको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिए गए हैं, उसी के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन की नवीन प्रस्तावित प्रणाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित होगी, जो 1 सितंबर 20 से प्रारंभ की जा रही है। इसका संचालन बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल माशिम ऐप पर किया जाएगा। सभी प्राचार्य, शिक्षक एवं विद्यार्थियों को मंडल का मोबाइल ऐप माशिम को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना होगा एवं इस पर अपना पंजीयन कर इसके माध्यम से समस्त ऑनलाइन कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। इसमें वर्तमान में सभी
प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रश्न बैंक एवं असाइनमेंट तैयार करना है। अभी 26 तारीख मतलब आज तक समस्त विषयाध्यापकों द्वारा एक यूनिट के अर्थात प्रथम अध्याय के प्रश्न बैंक तैयार कर उसको ऑनलाइन करना होगा और इसी के आधार पर उनका बच्चों की पढ़ाई होगी और परीक्षा होगी। प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम को 12 अध्यायों में विभाजित कर 6 माह में कोर्स पूर्ण करना होगा। प्रत्येक यूनिट के ऑनलाइन असाइनमेंट पूर्ण करने के लिए विद्यार्थी 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है। विद्यार्थी के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को उसके नामांकन नंबर से असाइनमेंट माशिम ऐप पर उपलब्ध होगा। होम असाइनमेंट निर्धारित तिथि तक विद्यालय में आवंटित शिक्षक को जमा कराना होगा। असाइनमेंट को संबंधित शिक्षक द्वारा मूल्यांकित किया जाएगा। अंकों की माशिम ऐप पर प्रविष्टि की जाएगी तथा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका विद्यार्थी को वापस की जाएगी। मूल्यांकन कार्य पूर्ण पारदर्शिता से करना होगा। इसकी मॉनिटरिंग माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं जिला संभाग स्तर पर की जाएगी। इंटरनल असाइनमेंट के 70% तथा 30% बोर्ड परीक्षा के अंकों को जोड़कर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। उपरोक्त व्यवस्था कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए लागू होगी। ठीक है जी सर, आपका नाम? KL बामनिया, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नीमच। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम एक ज्ञापन दिया गया। नीमच SP ऑफिस पहुंचकर VHP और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने ये ज्ञापन सौंपा। 21 अगस्त को मंदसौर जिले की सीतामऊ तहसील के गांव तितरोद में रहने वाले विश्व हिंदू परिषद के विभाग सहमंत्री सरवन सोनी उनके निवास से राजस्थान पुलिस के द्वारा प्रकरण में बेवजह उठाकर ले जाया गया। कार्रवाई के दौरान राजस्थान के पुलिसकर्मियों व अधिकारियों के द्वारा सोनी के परिवारजनों के साथ अभद्र व्यवहार व मारपीट भी की गई। पुलिस के पास किसी तरह का वारंट नहीं था। झूठे मुकदमे में फंसाने पर परिवार से अभद्रता किए जाने से नाराजगी है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने SP कार्यालय पहुंचकर अमित शाह के नाम ज्ञापन देकर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई व मामले की निष्पक्ष जांच कर पीड़ित सरवन सोनी को न्याय दिलाने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के विभाग सह मंत्री सरवनजीत सोनी जो कि तितरोद गांव में निवास करते हैं और सीतामऊ तहसील के हैं, उन्हों पे क्या है झालावाड़ पटन की पुलिस 15 जवान अधिकारी ये उनके घर पे आके महिलाओं के साथ अभद्रता बदतमीजी करी और बिगर सर्च वारंट के वो पहुँचे, जिससे कि मतलब उन्होंने धमकी दी कि भाई तुम्हारे साथ हिंदू संगठन में काम करने वाले किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। राजस्थान सरकार के दबाव में आकर वो हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को झूठे केसों में फंसा रहे हैं। इसके विरोध में हम SP साहब को उन पुलिसकर्मियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और आइंदा से ऐसा कोई काम ना हो। क्या नाम है आपका? टी मुखवार, जिला संयोजक बजरंग दल। प्रदेश में खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन की रोकथाम के लिए 30 अगस्त तक अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में नीमच खनिज विभाग की टीम द्वारा कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे के निर्देशन में जावद तहसील के गांव मोड़ी का खेड़ा में आकस्मिक भ्रमण के दौरान 4 वाहनों को मय खनिज के अवैध परिवहन करते हुए जब्त किया गया। जब्त किए गए वाहनों को पुलिस थाना नीमच सिटी एवं सरवानिया महाराज पुलिस चौकी में सुरक्षार्थ खड़े करवाए गए। कार्रवाई के दौरान वाहन क्रमांक RJ09GB3542 रेत ट्रेलर, RJ09GC2633 रेत ट्रेलर, MP05AH8028 रेत ट्रैक्टर, महिंद्रा 275 रेत ट्रैक्टर की जब्ती की कार्रवाई की गई। कोरोना महामारी के चलते इस बार राज्य शासन के निर्देशानुसार कोई भी सार्वजनिक आयोजन नहीं होंगे। हजरत इमाम हुसैन की याद में मोहर्रम का पर्व भी सादे अंदाज में मनाया जाएगा। कोरोना के कारण मोहर्रम के सभी आयोजन निरस्त किए गए हैं। आजम हुसैन अखाड़े के सदस्य अब्दुल सलाम शाह ताजिए बनाने का काम पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा अवसर पहली बार आया है जब ताजिया बनाया तो जाएगा, उसका दर्शन हम लोग नहीं कर पाएंगे। इस बार न जलसा निकलेगा न ही अखाड़े सजाएंगे। सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनका हम हर हाल में दिल से पालन करेंगे।
नीमच शहर के साथ बगाना उपनगर व नीमच सिटी में भी मुहर्रम निकालने की परंपरा है, जो इस बार कोरोना के चलते जलसे के रूप में नहीं दिखाई देगी। मुहर्रम हज़रत इमाम हुसैन की याद में मना रहे हैं और बरसों से चलता काम और 6 महीने तक ये ताजिए का काम चलता है। और इसके बाद में अभी जो कोरोना की बीमारियां का जो चल रहा है, इसके अंदर हम बहुत वैसा पब्लिक को इकट्ठे नहीं होने देंगे और एक ही जगह पे ताजिए रखेंगे। अभी और आयोजन होना बाकी है, 7 तारीख का आयोजन बाकी है और 9 तारीख 10 तारीख का आयोजन होना बाकी है। और उसके अंदर बहुत ही अच्छी एहतियात से हम बतरेंगे, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होने देंगे। पुलिस प्रशासन की हर बात का हम पालन करेंगे। हज़रत अब्बास अलमदार के अलम उठाए जाते हैं, वो रस्म कल हो गई। इसके बाद में हज़रत कासिम की मेहंदी कल मनाई जाएगी और परसों उसके बाद में 9 तारीख को मुहर्रम कसे जाएंगे और रात को मुहर्रम का जलसा निकलता था बाज़ार में, जैसे वो कैंसिल हो गए और हम ये लोग यहीं पे इस प्रोग्राम को कायम रखेंगे। मेरे 57-58 साल की उम्र है, काफ़ी 40 साल की, और वैसे बुज़ुर्गों से बनाती चले आ रहे हैं। बड़ी मंडी का ताजिया आजम उस्ताद अखाड़ा बड़ी मंडी नीमच में 7 अखाड़े हैं और ताजिए हैं कम से कम 30-35 के करीब। बाकी वो सभी अपने अपने स्थानों पे, कोई अपने इमाम बाड़ों में, कोई अपने को जहाँ जैसी जगह मिल रही है भीड़ भाड़ के हिसाब से उस तरीके से रखे जाएंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर नीमच में भी कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने नीमच जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन दिया। नायब तहसीलदार प्रशस्ति सिंह को दिए 18 सूत्रीय ज्ञापन में आयकर की सीमा से नीचे सभी परिवार के अगले 6 माह तक 7,500 रुपये नकदी हस्तांतरित किए जाए। सभी जरूरतमंदों के लिए अगले 6 महीने तक 10 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया जाए। मनरेगा का विस्तार कर बढ़ी हुई मजदूरी के साथ साल में कम से कम 200 दिन का काम सुनिश्चित किया जाए। सभी बेरोजगारों को बेकारी भत्ता का ऐलान किया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर केंद्र का खर्चा डीजीपी के कम से कम 3% के बराबर किया जाए। मौजूदा श्रम कानूनों को निरस्त, संशोधित, निलंबित करने के सभी प्रस्ताव को वापस लिया जाए। 2019 अगस्त से जम्मू कश्मीर में बंद किए गए सभी लोगों को फौरन रिहा किया जाए। SC, ST, OBC तथा विकलांगों के लिए आरक्षण को सख्ती से लागू किया जाए। पर्यावरण प्रभाव और काल मसौदा अधिसूचना 2020 को वापस लिया जाए। सभी 18 सूत्रीय मांगे तत्काल पूरा किए जाए, अन्यथा आगामी दिनों में आंदोलन किया जाएगा। क्या मांग लेकर के? हाँ, ये जो वर्तमान में हमारी मांगे हैं वो है आयकर की सीमा के नीचे के जितने परिवार हैं उनको 7,500 रुपये मासिक रूप दिया जाए और अगले 6 महीने का तक दिया जाए। क्योंकि महामारी कोरोना ने जो है सारे रोज़गारों और अर्थव्यवस्था को ठप्प कर दिया है, इसलिए बेरोज़गारों को बेरोज़गारी भत्ता दिया जाए तथा साथ ही ऐसे दमनकारी कानून और जो सरकारी संपत्तियां निजीकरण किया जा रहा है उसे रोका जाए। सार्वजनिक संपत्तियों को सार्वजनिक रहने दिया जाए, उनका निजीकरण न किया जाए। केंद्र सरकार की समस्त नीतियां जो हैं पूंजीपति वर्ग को पुष्ट पोषित करने के लिए है। ऐसी नीतियों का हम विरोध करते हैं। आम जनता और गरीब मजदूर किसानों की समस्याओं के पक्ष में हमने यह ज्ञापन दिया है। मंदसौर जिले की पीपलिया कृषि उपज मंडी में बैलगाड़ी से उपज लाने पर प्रतिबंध लगाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जब किसानों को बैलगाड़ी से उपज मंडी में लाने के लिए मना किया गया तो किसान आक्रोशित हो गए और नाराज किसानों ने गुरुवार को कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। किसानों ने सैकड़ों बैलगाड़ी इकट्ठी कर महू नीमच हाईवे चौपाटी से एक रैली की शुरुआत की, जो कि कृषि उपज मंडी कार्यालय तक पहुंची और किसानों ने अपनी समस्या बताते हुए जिला कलेक्टर के नाम मंडी सचिव को ज्ञापन सौंपा। इस रैली का नेतृत्व कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद ने किया। रैली के बीच नगर में किसानों को कांग्रेस नेता जोगचंद ने किसानों की बात पर संबोधन भी किया। दरअसल पीपलिया मंडी क्षेत्र के कई किसान अपनी उपज बैलगाड़ी के माध्यम से मंडी लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन मंडी प्रशासन ने बैलगाड़ी से उपज न लाने की दलील दे दी, जिसके बाद किसान नाराज हो गए। नाराज किसानों ने प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेताओं के साथ प्रशासन को ये चेतावनी दी है कि अगर दम है तो किसानों को मंडी में आने से रोक कर दिखाए। सैकड़ों किसान जब मंडी परिसर में बैलगाड़ी की रैली लेकर पहुंचे तो मंडी प्रशासन हरकत में आया और नियमों में बदलाव करते हुए निर्णय लिया कि मंडी में स्थान के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। वहीं किसान सुबह 9 बजे या दोपहर 2 बजे बाद बैलगाड़ी लेकर मंडी पहुंच सकेंगे।
इसके साथ ही मंडी परिसर का एक शेड बैलगाड़ी किसानों के लिए स्थायी भी कर दिया गया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि किसानों व कांग्रेस नेताओं के इस प्रदर्शन में कोरोना नियमों की धज्जियां भी उड़ती नजर आई। गौरतलब है कि मंदसौर जिले में दिन प्रतिदिन कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आमजन व जनप्रतिनिधियों की लापरवाही समाज के लिए खतरा साबित हो सकती है। प्रदर्शन किया है कि इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? पूरे देश में इस देश की आज़ादी यूं ही नहीं मिली। इस देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान है अन्नदाता किसान का, मजदूर का और गरीब का। कोई भी सेठ साहूकारों ने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी। इस देश की आज़ादी लड़ी अंतिम पंक्ति के गरीब किसान और मजदूर ने लड़ी। आज उसी किसान को, अन्नदाता को, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है गौ माता की जो वो पूजा करने की बात कहते हैं, लेकिन पिपलिया मंडी में प्रशासन ने अन्नदाता किसानों को बैलगाड़ी लाना उन्होंने वर्जित कर दिया। इसका कारण ये रहा कि पहले तो जो बैलगाड़ियां हुआ करती थी, धीरे धीरे ये इस तरीके की सरकारों की हरकतों के कारण बैल प्रायः विलुप्त हो गया है। गाड़ियां खाली शो पीस में रह गई है। कुछ अन्नदाता किसानों के पास बैलगाड़ियां हैं और वो जब लेकर के यहाँ पर आते हैं तो उनको आने से मना कर दिया। उसको लेकर सारे किसान अन्नदाता हम खुद आए और आज बैलगाड़ियों का प्रवेश कराया। और प्रशासन को हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर प्रशासन में दम है, जिला प्रशासन या मध्य प्रदेश के शिवराज मामा में दम है, तो अन्नदाता किसान को मंडी में आने से रोक के दिखाए। अभी क्या अभी सेक्रेटरी जी ने कहा है कि किसानों का जो मंडी में प्रवेश, जो बैलगाड़ियों का प्रवेश पुनः उन्होंने चालू कर दिया है। हमने माननीय कलेक्टर महोदय के नाम जो मंडी सेक्रेटरी को जो ज्ञापन दिया है और उसमें यही मांग की है कि भविष्य में किसी भी किसान को आने से रोक नहीं सकते मंडी। कुछ आए थे 8-10 बैलगाड़ी लेके, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि श्यामलाल बच्चन। ठीक है, बैलगाड़ी मंडी में आएगी तो उनको बता दिया आज सवेरे या तो 9 बजे तक आए या फिर दोपहर 2 बजे बाद। क्या क्या मांगे मांगे, क्या समय दिया गया? भाई मंडी में जैसे स्थान रहेगा वैसे प्रवेश दे दिया जाएगा और एक शेड उनके लिए आरक्षित कर दिया गया जो स्थानीय किसान है। कुछ आरोप भी लगा रहे थे। अब आरोप तो लगाया, उनके प्रूफ दे देना। आरोप लगाने से क्या है, आरोप तो कोई भी लगाएगा। सर पैसे लेने का आरोप भी लगा रहे थे कुछ, तो पैसे लेके परमिट दिया जा रहा है इस आरोप में। तो भाई सब बाहर 5 दिन से किसान खड़े हैं, पैसे लेके प्राइस देते तो थोड़ी खड़े रहते थे। पीपलिया मंडी से ऋतिक माली की रिपोर्ट। गुरुवार सुबह पीपलिया मंडी चौकी पुलिस ने नगर के टीला खेड़ा क्षेत्र स्थित एक किराना दुकान पर छापामार कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में 30 नंबर नकली बीड़ी को जब्त किया। नकली बीड़ी के जखीरे के साथ पुलिस ने एक आरोपी युवक को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार विगत लंबे समय से ये युवक नकली बीड़ी का कारोबार कर रहा था, जिसकी सूचना जब बीड़ी कंपनी के अधिकारियों व पुलिस को लगी तो गुरुवार सुबह पुलिस व कंपनी के अधिकारियों ने मिलकर नकली बीड़ी कारोबार के अड्डे पर छापामार कार्रवाई करते हुए 3 बक्सों में रखे 220 पैकेट 30 नंबर नकली बीड़ी को जब्त किया गया। जब्त बीड़ी की कीमत 88,000 रुपये आंकी जा रही है। पीपलिया मंडी पुलिस थाना चौकी प्रभारी एसके झंझोट ने बताया कि मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर कॉपीराइट एक्ट व 420 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी तो एक ही है, 220 पैकेट है, एक पैकेट के अंदर 500 बीड़ी आती है। सर किस प्रकार कार्रवाई की गई? FIR किया है 420 के अंदर से लगभग ये बहुत दिनों से बेच रहा है। उसको असल अपराध कायमी किया है कॉपीराइट एक्ट में भी और 420 में भी, जिसके पास से 3 बक्से बंडल के मिले जिसमें 220 पैकेट है, जिसकी कीमत 88,000 रुपये है। उसको विधिवत जब्त किया गया और मुलजिम का PR लिया जा रहा है। आगे की कार्रवाई जांच जारी है। सर कुछ बताया कहाँ से लाया? ये अपने संदीप पोरवाल की दुकान से लाया था, टीला खेड़ा में है, बालाजी मंदिर के पास। सर युवक के तार कहाँ से जुड़े हुए थे सर? ऐसे अभी पता कर रहे हैं, अभी तो पता नहीं चल पाया। SBCN न्यूज़ के लिए पीपलिया मंडी से ऋतिक माली की रिपोर्ट। एक तो कोरोना काल में नियमित स्कूल नहीं लग रहे हैं, ऊपर से ये बारिश का मौसम, फिर भी बच्चों को पढ़ाने की ऐसी ललक की दिव्यांग शिक्षक रामेश्वर नागरिया गांव के मंदिर पर ही कक्षाएं लगा लेते हैं। मौसम खुला होता है तो खेत और सड़क पर सुरक्षित जगह तलाश कर बच्चों को पढ़ाने जुट जाते हैं। मंदसौर शहर के प्राथमिक विद्यालय बावड़ी कला चंद्रपुरा के शिक्षक रामेश्वर नागरिया ट्राइसिकल से हर रोज खिलचीपुरा, चंद्रपुरा और जगतपुरा पहुंचते हैं। रोजाना 4 से 5 गांव के आधा दर्जन बच्चों को पढ़ाते हैं। लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद है, लेकिन बच्चों में पढ़ने और शिक्षक में पढ़ाने की जबरदस्त ललक है।
दिव्यांग शिक्षक रामेश्वर नागरिया अपनी ट्राइसिकल वाली स्कूटी से रोज सुबह बच्चों को पढ़ाने पहुंच जाते हैं। कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखते हुए उन्हें गांव में जहां जगह मिल जाती है बच्चों की पढ़ाई में जुट जाते हैं। कोरोना के इस दौर में उनकी कक्षाएं कभी मंदिर पर तो कभी खेत में, खुले मैदान में या सड़क पर लगती है। दिव्यांग शिक्षक रामेश्वर नागरिया का कहना है कि हम हमारा घर, हमारा विद्यालय योजना में घर घर जाकर बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। इनमें अधिकांश गरीब तबके के बच्चे हैं। इनके लिए ऑनलाइन क्लास सपने देखने जैसा है। शिक्षक नागरिया दिव्यांग होने के कारण कई बार बारिश में उन्हें कीचड़ में परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन पढ़ाने के शौक के आगे कोई मुसीबत मायने नहीं रखती। वे अपनी ट्राइसिकल पर बैठकर ही बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो लॉकडाउन में इन बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी, रुकावट आ रही थी। इस वजह से शासन का निर्णय हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत बच्चों को पढ़ाना जैसे निर्देश आए, तो हमने 7 जुलाई से इन बच्चों के घर घर जाके अध्यापन और होमवर्क देना का काम देखना, पुराने काम को चेक करना, नया काम देना। इस तरह से इनको 10 बजे से 1 बजे तक हम इन बच्चों का अध्यापन करते हैं, गृह कार्य देखते हैं और डिजिलैब पे जो कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम के वीडियो अंतर्गत शैक्षणिक सामग्री आती है वो इनको बच्चे से पूछते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। कहाँ पर क्लासें लगती है, कैसे लगती है? सर ये बच्चों के जैसे यहाँ पे आसपास के हमारे 6-7 बच्चे जाते हैं तो यहाँ बिठा देते हैं हम, और कुछ इधर जाते हैं तो आज ये बच्चे वहीं आ गए। चंद्रपुरा गांव में भी है और फिर खिलचीपुरा फंटे पर वहाँ पे आदिवासी मीणा समाज के लोग रहते हैं, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए खिलचीपुरा फंटे पे वहाँ जाता हूँ। और जयपुरा में एक बालिका है, उसको पढ़ाने के लिए उसके घर पे एक दिन छोड़ के एक दिन जाता हूँ। लगातार आप कंटिन्यू चल रहे हैं? हाँ, डेली लगातार पढ़ाते हैं। अमीरन भी। बताओ कैसे क्या पढ़ते हैं? अच्छे पढ़ते हैं और हमें ऐसा चाहते हैं कि हमारी स्कूल बननी हो। हमें सर अच्छा पढ़ाते और होमवर्क देते और हमें जहाँ जगह मिल जाती है हम वहीं पढ़ते हैं। कितना टाइम से पढ़ रहे हो? 1 महीना हो गया है। पढ़ाई आपकी बंद तो नहीं हुई ना? नहीं हुई, रोज आ रहे हैं सर। अच्छा, होमवर्क वगैरह देते नहीं, ये सर आते हैं रोज और होमवर्क भी अच्छा देते हैं, हमें अच्छा लगता है पढ़ना ने। तो स्कूल बंद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं? और कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल सर आ रहे पढ़ाने वास्ते। तो कितने दिन से पढ़ रहे हैं आप? 1 महीना हो गया सर। हाँ, मास्टर पढ़ाने आते, रोज आते, होमवर्क देते हैं और करते, बच्चन बताते, फिर 1 दिन छोड़ के आते हैं। आपको लगता है बच्चे पढ़ना सीख रहे हैं? हाँ, सीखते हैं, बहुत बच्चे पढ़ाते हैं, मैडम और सर दोनों। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके? हमारे तो मतलब 5 बच्चे हैं, अभी 1 और 2 और अभी आए नहीं आज। रज़ाए हुसैन कमेटी शामगढ़ द्वारा इमाम हुसैन की याद में आयोजित रक्तदान शिविर में नगर के एवं आसपास के क्षेत्र की जनता द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। गंगा जमुना तहजीब के तहत सभी समाजजनों द्वारा रक्तदान किया गया। रज़ाए हुसैन कमेटी के सदर आबिद हुसैन द्वारा बताया गया कि शिविर में 100 लोगों द्वारा रक्तदान किया गया। रक्तदान के लिए मंदसौर जिला चिकित्सालय की ब्लड बैंक की टीम के मुख्तियार हुसैन मंसूरी, रामगोपाल पाटीदार, ललित परमार, कन्हैयालाल राठौर, रफीक हुसैन, शामगढ़ स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर राकेश पाटीदार, जयप्रकाश पाटीदार अपनी पूरी टीम के साथ लगे रहे। रक्तदान शिविर में नगर की भारत परिषद, शामगढ़ सृजन सेवा समिति, पंजाबी समाज, मुस्लिम समाज, रेलवे कर्मचारी, कॉलेज के छात्र, नगर के कई सामाजिक संगठनों सहित मंदसौर, क्यामपुर, चंदवासा, रुनिजा, साठखेड़ा, अजयपुर सहित आसपास के क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। सभी रक्तदाताओं को हुसैनी समिति द्वारा प्रमाण पत्र वितरित कर अभिनंदन किया गया। रक्तदान शिविर रखा गया है। ये रज़ाए हुसैन कमेटी शामगढ़ और जिला चिकित्सालय मंदसौर के संयुक्त तत्वाधान में, जिनके पूरी इंसानियत, हर धर्म, हर मज़हब जिनके ताज़िए बनाती है, हज़रत इमाम हुसैन की याद में ये विशाल रक्तदान शिविर रखा गया है और इसमें सभी जगह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, रक्तदाता बंधु यहाँ पर पधार रहे हैं और अच्छा आसपास के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और मैं उन्हीं सभी रक्तदाता बंधुओं का यहाँ पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो बाहर से यहाँ पर आए हैं और शामगढ़ नगर के तमाम नगरवासियों को अंजुमन रज़ाए हुसैन कमेटी की ओर से इस्तकबाल करता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इसी तरह से हम कार्यक्रम
और आगे कराते रहेंगे, तो एक सहयोग की यहाँ पर उनसे उम्मीद रखता हूँ। अच्छा, कितना यूनिट हो सकता है? अभी तक वर्तमान में अभी तो जो यूनिट हुआ है वो 60 से 65 हो गया है, और हमारा पूरा टारगेट जिस तरह से यहाँ पर युवा बंधु पधार रहे हैं, तो उस तरह से 100 से प्लस यहाँ पर रक्तदान होने की पूरी उम्मीद है। SBCN न्यूज के लिए शामगढ़ से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। पीपलिया मंडी कृषि उपज मंडी में अव्यवस्थाओं को लेकर हम्मालों ने मंडी में नीलामी व तुलाव कार्य बंद करवाकर प्रदर्शन किया। हम्मालों के मुताबिक मंडी के अंदर जगह काफी कम है और किसान अपनी उपज रास्ते में खाली कर देता है, जिसमें हम्मालों को तोलने और उपज ले जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी बात को लेकर हम्मालों ने मंडी कार्यालय में जाकर विरोध प्रदर्शन किया व मंडी नीलामी का कार्य भी बंद करवा दिया। समझाइश के बाद मंडी हम्माल माने और प्रदर्शन समाप्त किया। SBCN न्यूज के लिए पीपलिया मंडी से ऋतिक माली की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।